नमस्कार बच्चों। दो टॉपिक हमने ज्योग्राफी के भौतिक भूगोल के कर चुके हैं। आज तीसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? तो पहली यूनिट का तीसरा टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। तीसरे टॉपिक का नाम है क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत कहें या पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत कहें, एक ही बात है। यानी कि जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं, वही सिद्धांत किसकी उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं? तो पृथ्वी की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं। तो आपके सिलेबस में क्या है? तो आपके सिलेबस में है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो ये दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक तो जो एक तारे से ब्रह्मांड की या ग्रहों की उत्पत्ति मानता है, और दूसरा सिद्धांत कौन सा है? जो दो तारों से या दो से अधिक तारों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को मानते हैं। तो इसमें आपके सिलेबस के अंदर तीन सिद्धांत दिए गए हैं। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रमुख रूप से सिद्धांत है वो दो प्रकार के हैं, और उनमें सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर सिद्धांत कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार हैं। एक तो है द्वैतवादी सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? अद्वैतवादी संकल्पना या अद्वैतवादी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? तो द्वैतवादी संकल्पना। यानी अद्वैतवादी संकल्पना क्या है? जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं, एक तारे से हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानते हैं। द्वैतवादी संकल्पना दो या दो से अधिक तारों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को मानते हैं। सबसे पहले अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में बात कर रहे हैं। अद्वैतवादी संकल्पना। अब अद्वैतवादी संकल्पना में क्या है? यानी कि वे सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति को एक तारे से हुई मानते हैं, उन्हें अद्वैतवादी संकल्पना या अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें या पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें, तो दोनों की उत्पत्ति को स्पष्ट करने वाले कितने प्रकार के सिद्धांत हैं? तो दो प्रकार के हैं। पहला तो है अद्वैतवादी, और दूसरा कौन सा है? द्वैतवादी। अद्वैतवादी का मतलब क्या है? तो वे सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति कितने तारों से मानते हैं? एक तारे से मानते हैं, अद्वैतवादी सिद्धांत कहलाते हैं। दूसरा है द्वैतवादी सिद्धांत या द्वैतवादी संकल्पना। तो वह संकल्पना या सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति को दो या दो से अधिक तारों से हुई मानते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वैतवादी संकल्पना कहलाते हैं या द्वैतवादी संकल्पना कहलाती है। प्रश्न क्या बनता है यहां से? यानी कि वे सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति को एक तारे से हुई मानते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अद्वैतवादी सिद्धांत कहलाते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या बनता है? वे सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति को दो या दो से अधिक तारों से हुई मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं द्वैतवादी संकल्पना। अब इनमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले है वो अद्वैतवादी संकल्पना है। अब अद्वैतवादी संकल्पना में क्या है? तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना, तो पहली संकल्पना कौन सी है? अद्वैतवादी संकल्पना। संकल्पना का मतलब ही क्या है? सिद्धांत है। संकल्पना, परिकल्पना, सिद्धांत एक ही चीज है। सिद्धांत ही वही चीज होती है, परिकल्पना भी वही चीज होती है, और संकल्पना भी वही चीज होती है। तो पहला है अद्वैतवादी संकल्पना, यानी कि एक तारे से ग्रहों की उत्पत्ति मानने वाले सिद्धांत। अब इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो चार प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से? कास्तेद बप्पन की परिकल्पना। यानी कि सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए किसने सिद्धांत दिया था? तो कास्तेद बप्पन ने। प्रश्न आ सकता है, पृथ्वी की उत्पत्ति को स्पष्ट करने हेतु सर्वप्रथम किसने सिद्धांत दिया था, या सर्वप्रथम अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो कास्तेद बप्पन ने। कब किया था? 1749 के अंदर। उसके बाद में कांट की वायव्य राशि परिकल्पना 1755 में दी थी। कांट ने अपनी सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1755 में। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, तो इसका प्रतिपादन कब हुआ है? तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, लाप्लास ने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1796 में दिया था। और लास्ट है 4 नंबर, रोस और लोकियर की परिकल्पना। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, आपके सिलेबस के अंदर कौन सा है वो आपको पढ़ना है। तो सिलेबस के अंदर एक ही सिद्धांत है, उसका नाम क्या है? यानी कि सिलेबस के अंदर अद्वैतवादी संकल्पना में एक सिद्धांत है, वो क्या है? लाप्लास की निहारिका
परिकल्पना। लाप्लास ने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1796 में दिया है। प्रश्न आता है कि लाप्लास ने अपना सिद्धांत या लाप्लास ने अपना नीहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया? तो 1796 में किया है। तो सिलेबस के अंदर कितना है? एक ही सिद्धांत के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। दूसरी संकल्पना कौन सी है? तो द्वैतवादी संकल्पना है। और इसमें भी आपके सिलेबस में कितनी है? तो एक सिद्धांत है। और द्वैतवादी सिद्धांत का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक तारों से ग्रहों की उत्पत्ति मानने वाले सिद्धांत किसमें शामिल किए जाते हैं? द्वैतवादी संकल्पना में शामिल किए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो इसमें प्रमुख रूप से चार पांच सिद्धांत हैं। और आपके सिलेबस के अंदर कितने हैं? तो आपके सिलेबस में केवल एक सिद्धांत है। अब कौन सा सिद्धांत है आपके सिलेबस के अंदर और ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले द्वैतवादी सिद्धांतों में, कौन से सिद्धांतों में? द्वैतवादी सिद्धांतों में सबसे पहले किसने सिद्धांत दिया था? तो चेम्बरलिन ने दिया था। कब दिया था? 1905 के अंदर। फिर आता है जेम्स जीन एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। और जेम्स जीन ने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1919 के अंदर दिया था। यह सिद्धांत भी आपके क्या है? सिलेबस में है। यानी आपके पाठ्यक्रम में कौन से सिद्धांत शामिल किए गए हैं? तो पहला सिद्धांत जो अद्वैतवादी सिद्धांत कहलाता है, 1 नंबर लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। ठीक है। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? तो दूसरा सिद्धांत है जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना है। जेम्स जीन ने अपना सिद्धांत कब दिया था? तो 1919 में दिया था। और यह किस प्रकार का सिद्धांत है? तो द्वैतवादी सिद्धांत है। यानी दो तारों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को मानता है या पृथ्वी की उत्पत्ति को मानता है। इसके बाद में और कौन से सिद्धांत है इसमें? तो रेसेल की द्वैतारक परिकल्पना है। ओटो श्मिट की अंतरतारक है दूली परिकल्पना है। कब दी थी? 1943 के अंदर दी थी। होयल लिटटिन का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। अपने पाठ्यक्रम में एक तो अद्वैतवाद संकल्पना से एक ही सिद्धांत है। कौन सा? लाप्लास का सिद्धांत। दूसरा द्वैतवादी संकल्पना से कितने सिद्धांत है? तो एक ही सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है। कौन सा है? जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। अब जेम्स जीन ने अपना सिद्धांत तो 1919 में दिया था और जेफरी ने इसकी व्याख्या की है। कब की है? तो 1929 में इसकी व्याख्या की है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से सिद्धांत है? तो प्रमुख रूप से कितने सिद्धांत है? पृथ्वी की उत्पत्ति को स्पष्ट करने वाले 3 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत है। और 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। 3 सिद्धांतों में 3 सिद्धांत कौन से हैं? तो एक तो है लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। और लाप्लास ने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1796 के अंदर। फिर है दूसरा, पहली तो लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। और नीहारिका परिकल्पना कब दिया? 1796 के अंदर। दूसरी है जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। और जेम्स जीन ने अपना सिद्धांत कब दिया है? तो 1919 में। और जेफरीज ने 1929 में क्या करी है? इसकी व्याख्या की है। एक है जॉर्ज लेमेटियर का कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत। और बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1894-96 के मध्य हुआ था। 1894-96 के मध्य हुआ था। और किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। और ये सिद्धांत कैसा है? तो आधुनिक सिद्धांत है। देखिए 3 प्रश्न प्रमुख बनते हैं यहां से। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति को स्पष्ट करने वाले कितने सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है? तो 3 सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है। अब कौन? तो इनके बारे में बात करें कौन कौन से हैं? तो 3। एक तो है लाप्लास का सिद्धांत। पहला कौन सा है? लाप्लास का सिद्धांत। और लाप्लास का सिद्धांत कैसा सिद्धांत कहलाता है? तो अद्वैतवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्वैतवादी सिद्धांत कहलाता है। क्यों कहलाता है अद्वैतवादी? क्योंकि एक तारे से क्या मानता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति मानता है। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? तो जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना है। यह कैसा सिद्धांत है? तो द्वैतवादी है। कैसा है? द्वैतवादी सिद्धांत है। यानी 2 तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति को मानता है। उसके बाद में तीसरा सिद्धांत कौन सा है? तो तीसरा जॉर्ज लेमेटियर का बिग बैंग सिद्धांत है। और बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1894-96 में किया था। किसने? जॉर्ज लेमेटियर ने। और ये किसमें शामिल किया जाता है? तो ये आधुनिक सिद्धांतों में शामिल किया जाता है। देखिए पृथ्वी पे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह ये है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करने वाला एकमात्र प्रमाणित सिद्धांत है जिसका नाम क्या है? बिग बैंग सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत तीनों के तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट है और आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। और प्रत्येक का
पॉइंट टू पॉइंट अपने चर्चा करने जा रहे हैं। पहला कौन सा? लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना की बात करें तो इसके अंदर क्या है, क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत है लाप्लास का, तो सर्वप्रथम क्या मुख्य बातें हैं इसकी, तो उसके बारे में अपने चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना की, तो सिद्धांत किसका है? लाप्लास का। विद्वान का नाम क्या है? लाप्लास है। सिद्धांत का नाम क्या है? नीहारिका परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? नीहारिका परिकल्पना। अब इसका प्रतिपादन कब किया गया? तो प्रतिपादन किया गया था 1796 के अंदर। पुस्तक कौन सी पुस्तक में लाप्लास ने अपना सिद्धांत लिखा है? तो एक पुस्तक ये है, कौन सी? एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम। ठीक है। फिर लाप्लास को अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने में प्रेरणा किससे मिली है? तो शनि ग्रह से मिली है। अब शनि ग्रह से क्यों मिली है? तो शनि ग्रह में क्या पाए जाते हैं? 7 वल्य पाए जाते हैं, और उन वल्यों को देखकर ही लाप्लास को पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने की क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी। अब आधार की बात करें, लाप्लास के सिद्धांत का आधार क्या है? तो लाप्लास से पहले किसने सिद्धांत दिया था? 1755 के अंदर कांट ने एक सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1755 के अंदर कांट ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वायव्य राशि परिकल्पना, और वही सिद्धांत है वो लाप्लास के सिद्धांत का क्या है? आधार है। जो कांट के सिद्धांत में कमियां रह गई थी या दोष रह गए थे, उनको दूर करते हुए लाप्लास ने अपने सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। विशेष बात क्या है इसकी? तो लाप्लास ने कांट के सिद्धांत के दोषों को दूर कर अपने सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। इसलिए पहले कांट का सिद्धांत समझना जरूरी है। तो लाप्लास का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? कांट के सिद्धांत पे आधारित है। तो थोड़ा कांट के सिद्धांत के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। अभी कांट का सिद्धांत क्या है? तो कांट के सिद्धांत की बात करें तो कांट ने किस प्रकार के सिद्धांत का चर्चा की है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे बताई है कांट ने, तो उसके बारे में चर्चा करें सबसे पहले, क्योंकि इसमें 3 कमियां प्रमुख रूप से रह गई थी, जिनको दूर करते हुए लाप्लास ने अपने सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो सबसे पहले कांट के सिद्धांत की बात करें, कांट का सिद्धांत क्या है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक, कांट कहां का था? जर्मनी का था, और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1755 में किया था। और कांट के सिद्धांत का नाम क्या था? वायव्य राशि परिकल्पना। कांट के सिद्धांत का क्या नाम था? वायव्य राशि परिकल्पना। और किसके आधार पर? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और प्रारंभ में इस मत की सराहना हुई, लेकिन बाद में इसे अप्रमाणित या गलत गणितीय धारणाओं पर प्रचलित होने के कारण क्या कर दिया? अप्रमाणित घोषित कर दिया। अब देखिए लाप्लास का सिद्धांत है वो किसके आधार पे है? तो कांट के सिद्धांत के आधार पे है। इसलिए कांट के सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या है उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। तो कांट के सिद्धांत की बात करें तो सर्वप्रथम कांट ने क्या माना था? भी देव निर्मित पदार्थ या आद्य पदार्थ ब्रह्मांड में बिखरा हुआ था। सबसे पहले कांट क्या बताता है कि यानी कि ब्रह्मांड में सबसे पहले बहुत छोटे छोटे कणों से युक्त देव निर्मित पदार्थ, कौन सा पदार्थ? देव निर्मित पदार्थ या फिर आद्य पदार्थ बिखरा हुआ था। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है? इन कणों का आपस में आकर्षण के कारण, इन कणों के आपसी आकर्षण के कारण इन पदार्थों के कण आपस में टकराने लगे, और टकराने के कारण क्या हुआ? इसमें उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई और गतिज ऊर्जा क्या हुई थी? उत्पन्न हुई। और ये सारा पदार्थ है एक जगह क्या होने लगा? समूहित होने लगा, इकट्ठा होने लगा। और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता गया, जैसे जैसे ये पदार्थ आद्य पदार्थ आपस में टकराया है, टकराने के कारण इसमें एक तो गति उत्पन्न हो गई है, और दूसरा क्या उत्पन्न हो गया? इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। तो ऊर्जा उत्पन्न हुई और गति उत्पन्न हुई किसके कारण? आपस में आपसी आकर्षण से टकराने के कारण। फिर ये संपूर्ण पदार्थ है वो एक जगह क्या होने लगा? समूहित होने लगा, और धीरे धीरे का इसका आकार है वो बढ़ता गया। अब कांट क्या कहता है? कांट कहता है कि ये जो पदार्थ है जैसे जैसे इकट्ठे होते गए इसका आकार बढ़ता गया, उस प्रकार इस संरचना का घूर्णन बल है वो क्या होता गया? बढ़ता गया। यानी कि कांट बताता है कि जो पदार्थ देव निर्मित पदार्थ ब्रह्मांड में फैला हुआ था
वो इकट्ठा होता है, उनका समूहन होता है, और समूहन होने के कारण जैसे ही आपस में टकराता है और टकराने से उसमें उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसकी गुणन गति है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और यहीं पे कांट के सिद्धांत में कमी रह गई थी, यानी कि कोई भी खगोलीय पिंड है उसका अगर आकार बढ़ता है तो आकार बढ़ने के कारण उसका घूर्णन बल है वो बढ़ता नहीं है, घटता है। ठीक है, ये कमी रह गई थी। लेकिन कांट क्या बताता है कि जैसे जैसे आकार बढ़ता गया वैसे वैसे इसका घूर्णन बल है वो क्या हो गया, बढ़ता गया। और अत्यधिक घूर्णन बल के कारण, अत्यधिक घूर्णन बल के कारण इसके अंदर से एक बल लगता है, कौन सा, अपकेंद्रीय बल, जो बाहर की ओर लगता है। कोई भी वस्तु जैसे घुमाते हैं यानी घूर्णन करती है तो उसके ऊपर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तो वह दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है जिसे आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा बल उसके अंदर से लगता है जो बाहर की ओर वस्तुओं को फेंकने का प्रयास करता है, तो वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। उस अपकेंद्रीय बल के कारण इस निहारिका में क्या हो गया, उभार उत्पन्न हो गया। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, उभार उत्पन्न हो गया। और उभार उत्पन्न होने के बाद इससे क्या होता है, नौ छल्ले अलग अलग बाहर निकल जाते हैं। जिन नौ छल्लों से क्या होता है, यानी कि ये पहले उभार उत्पन्न होता है और उभार से क्या हो जाता है, यानी घूर्णन बल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो एक छल्ला इससे बाहर निकल जाता है। फिर बार बार ये प्रक्रिया दोहराने के बाद 9 अलग अलग छल्ले क्या है, बाहर निकल जाते हैं, जिनसे क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है। और ये बात किसने बताई है, कांट ने बताई है। अब इसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ दोष रह गई थी। यानी कि कुछ दोष क्या रह गए थे, एक तो जैसे जैसे कोई वस्तु का आकार बढ़ता है तो उसमें घूर्णन बल बढ़ता नहीं है। दूसरा, कोई सामान्य पदार्थ आपस में टकराता है तो उसमें पर्याप्त उष्मा ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती है और उसमें पर्याप्त घूर्णन बल उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो ये तीन प्रमुख क्या रह गई थी, कांट की कमियां रह गई थी। और उन कांट की कमियों को दूर करते हुए किसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो लाप्लास ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी लाप्लास का सिद्धांत किस पे आधारित है, कांट के सिद्धांत पे आधारित है। और कांट का जो सिद्धांत है उसमें कितनी कमियां रह गई थी, 3 कमियां रह गई थी। और तीनों कमियों को किसने दूर किया है, तो लाप्लास ने दूर किया है। तो आगे पढ़ते हैं लाप्लास का सिद्धांत। लाप्लास के सिद्धांत में क्या प्रमुख बातें हैं। तो ये 9 छल्ले अलग हुए और 9 छल्लों से क्या बन गए, 9 ग्रह बन गए। ये आपको बता दिया है, दोबारा से समझा देता हूं। पहले संपूर्ण ब्रह्मांड में कांट ने क्या माना था, छोटे छोटे देव निर्मित पदार्थ या जिसे आद्य पदार्थ कहते हैं बिखरा हुआ था। आपसी आकर्षण के कारण ये कण है आपस में टकराने लगते हैं और टकराने के कारण उसमें घूर्णन बल और उष्मा ऊर्जा का आविर्भाव हो जाता है। और जैसे जैसे ये पदार्थ है धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है तो इसका आकार है वो बढ़ता जाता है। आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो जैसे ही आकार बढ़ता है तो उसका घूर्णन बल बढ़ जाता है। ये कौन कहता है, कांट कहता है। ये कौन बता रहा है, कांट बता रहा है। और घूर्णन बल बढ़ गया है तो घूर्णन बल बढ़ने के कारण इसके अंदर से अपकेंद्रीय बल जो अंदर से लगता है, यानी अंदर से बाहर की ओर जो बल लगता है, आंतरिक भाग से बाहर की ओर बल लगता है, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण इस भाग में क्या उत्पन्न हो जाता है, उभार उत्पन्न हो जाता है। ये भाग है वो बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे अत्यधिक घूर्णन के कारण इससे क्या है, एक पहले बाहर निकल गया, उसके बाद 9 छल्ले ऐसे बाहर निकले जिनसे किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। और बाकी बचे हुए भाग से क्या बना, तो अपना सूर्य बना। ये कौन कहता है, कांट कहता है। अब इसमें जो कमियां रह गई थी या दोष रह गए थे उनको दूर किसने किया है, तो लाप्लास ने किया है। आगे चलते हैं, लाप्लास का सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर कौन सा सिद्धांत है, लाप्लास का सिद्धांत है। अब लाप्लास के सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या है, इनके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या आता है, भी लाप्लास ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया। मुख्य बात तो ये है, यानी लाप्लास ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया है, तो कब किया था, 1796 के अंदर। एक प्रश्न तो ये बनता है। फिर
उसके सिद्धांत का आधार क्या था? तो कांट का सिद्धांत था। अब लाप्लास के सिद्धांत की बात करें या लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की बात करें, प्रश्न एक ये बनता है, लाप्लास के सिद्धांत का क्या नाम था? क्या नाम था? निहारिका परिकल्पना था। देखिए लाप्लास ने क्या बताया, लाप्लास ने ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से, कितने तारे से मानी है? एक तारे से या निहारिका से हुई मानी है। इसलिए इस परिकल्पना को किसमें शामिल किया जाता है? अद्वैतवादी परिकल्पना में शामिल किया जाता है। और लाप्लास ने किससे प्रेरणा मिली? तो शनि ग्रह से प्रेरणा लेते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका आधार क्या था? तो कांट का सिद्धांत था। और इसमें संशोधन कर कब प्रस्तुत किया लाप्लास ने अपना सिद्धांत? तो 1796 के अंदर। प्रमुख प्रश्न क्या बनते हैं? लाप्लास का सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? तो अद्वैतवादी है। कितने तारे से उत्पत्ति मानता है? तो एक तारे से उत्पत्ति मानता है। लाप्लास के सिद्धांत का नाम क्या है? तो निहारिका परिकल्पना है। प्रेरणा किससे मिली थी? शनि ग्रह से मिलती। कब प्रतिपादन किया था? तो 1796 में किया था। और किसमें किया था? तो ये लाप्लास की पुस्तक का नाम है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया था। अब इसके सिद्धांत में क्या है? तो कांट के सिद्धांत में तीन प्रमुख दोष थे, पहले चर्चा कर चुके हैं। भी कांट के सिद्धांत में तीन प्रमुख दोष रह गए थे, जिन्हें दूर करने का प्रयास किसने किया है? लाप्लास ने किया है। अब लाप्लास ने तीन प्रमुख दोष है वो कैसे दूर किए? तो दोष थे क्या? तो दोष के क्या थे इनके बारे में बात करें तो देव निर्मित आद्य पदार्थ टकराने से पर्याप्त उष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे कांट ने बताया था, देव निर्मित पदार्थ है वो बिखरा हुआ था और ये आपस में टकराते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तो लाप्लास ने क्या बताया? ऐसे ही कोई पदार्थ आपस में टकराने से पर्याप्त उष्मा, कितनी उष्मा? पर्याप्त उष्मा, जो उसमें ऊर्जा का काम करती है उतनी उष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरी बात क्या है? कणों के आपसी टकराने से घूर्णन गति उत्पन्न नहीं हो सकती। कौन सी गति उत्पन्न नहीं हो सकती? घूर्णन गति। मान लो आपस में ये पदार्थ आपस में टकराए और टकराने के बाद इस पूरे पदार्थ में क्या हो गया? घूर्णन बल उत्पन्न हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है। ये भी इसका क्या था? दोष था। तीसरा दोष क्या था? आकार में वृद्धि के साथ साथ, मुख्य दोष है ये भी, आकार में वृद्धि के साथ साथ घूर्णन बल में वृद्धि नहीं हो सकती। यानी कि कोई भी खगोलीय पिंड है उसका अगर आकार बढ़ता है तो भार भी बढ़ता है, आयतन भी बढ़ता है, जिसके कारण उसका घूर्णन बल है वो बढ़े नहीं सकता है। घूर्णन बल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये तीन प्रमुख क्या थे? कांट के सिद्धांत के दोष थे, जिन्हें दूर करने का प्रयास किसने किया है? तो लाप्लास ने किया है। इसी कारण इनका लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है उसका आधार क्या है? तो कांट का सिद्धांत है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाप्लास ने इन तीनों दोषों को दूर करने के लिए कुछ कल्पनाएं की है। यानी कि ये पहले से मान के चला है कि ये ब्रह्मांड में चीजें थी या ये रूल पहले से लागू था, तो पहले से ही क्या कर ली इसने? कुछ परिकल्पनाएं की है। वो परिकल्पनाएं क्या है? परिकल्पनाएं की जिन पे आधारित होकर इनका सिद्धांत आगे बढ़ता है। तो कौन कौन सी कल्पनाएं हैं, कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं लाप्लास की जो इसने मानी है और कांट के दोषों को क्या किया है? दूर किया है। अब कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं इनकी चर्चा करें तो ये प्रमुख बातें हैं। कौन सी? प्रथम बात क्या है? तो प्रथम दोष दूर करने का जो प्रयास किया था वो कैसे किया है? यानी कि लाप्लास ने मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही क्या थी? एक गर्म तप्त निहारिका मौजूद थी जो घूर्णनशील अवस्था में थी। इसके कारण ये ऐसा मानने से इनके जो कांट के जो तीन दोष थे, तीनों दोष है वो क्या हो गए? दूर हो गए। प्रथम समस्या क्या थी? प्रथम समस्या क्या थी? तो तीन दोष थे। तीन दोष कौन कौन से? तो प्रथम समस्या या फिर दोष, तो पहला दोष क्या है? निहारिका में उत्पन्न ताप की समस्या। यानी पर्याप्त मात्रा में ऐसे आद्य पदार्थ टकराने से पर्याप्त ताप उत्पन्न नहीं हो सकता या उष्मा ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती। का समाधान करने के लिए उन्होंने मान लिया, क्या माना? कि ब्रह्मांड में पहले से क्या थी? एक विशाल तप्त निहारिका मौजूद थी। दूसरा दोष है वो दूर करने का कैसे प्रयास किया? तो दूसरी गति की समस्या, यानी कि दूसरी समस्या क्या थी? गति की समस्या। उसको दूर करने में क्या मान लिया?
लाप्लास ने कि निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी, यानी कि जो ब्रह्मांड में निहारिका थी वो पहले से ही क्या थी, गतिशील अवस्था में थी। अब तीसरा दोष क्या था, तो तीसरी घूर्णन गति में वृद्धि की समस्या। जैसे कार्ड ने बताया कि कोई भी पदार्थ है, जैसे जैसे वायु है, भाग है, वो जिसका आकार बढ़ता गया उसके कारण उसकी घूर्णन गति है वो क्या होती गई, बढ़ती गई। तो घूर्णन गति बढ़ती गई, तो इसकी समस्या का समाधान करने के लिए लाप्लास ने क्या बताया है कि तीसरी घूर्णन गति में वृद्धि की समस्या के समाधान हेतु उन्होंने बताया कि निहारिका के निरंतर क्या होने से, निहारिका के निरंतर शीतल अर्थात ठंडा होने से, ठंडा होने के कारण उसका आकार सिकुड़ता गया। और जैसे जैसे कोई भी खगोलीय पिंड का आकार सिकुड़ता है तो उसका आयतन कम हो जाता है, उसका भार कम हो जाता है, उसके कारण उसका जो घूर्णन बल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार लाप्लास ने कांट के 3 दोषों को दूर करने का प्रयास किया और कुछ कल्पनाएं की, यानी कि लाप्लास ने मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक गर्म, तपते और गतिशील अवस्था में निहारिका मौजूद थी जो धीरे धीरे ठंडी होती है, और ठंडी होने के कारण उसका आयतन कम होता है और सिकुड़ने लगती है, और सिकुड़ने से उसका आकार कम हो जाता है, और जैसे ही आकार कम होता है तो उसका घूर्णन बल है वो बढ़े जाता है। तो ये 3 दोष दूर करने का प्रयास किया है किसने, लाप्लास ने। आगे इसके सिद्धांत के बारे में प्रमुख बात क्या है तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि जो लाप्लास है उसने कांट के दोषों को किसके आधार पर दूर कर दिया, तो कुछ कल्पनाएं करके दूर कर दिया है। तो लाप्लास के सिद्धांत की व्याख्या की बात करें, क्या चीज है इसके सिद्धांत के अंदर, तो इस प्रकार लाप्लास ने कांट के दोषों को दूर करने हेतु माना कि ब्रह्मांड में क्या थी, पहले से ही गर्म और तप्त निहारिका गतिशील अवस्था में मौजूद थी। यानी पहले से ही एक निहारिका ब्रह्मांड में मौजूद थी जो गर्म थी और तप्त थी, और कैसी अवस्था में थी, गतिशील अवस्था में थी। और जैसे जैसे उसका वो शीतल होता है, या निहारिका शीतल होती है या ठंडी होती है, तो उसके कारण आकार उसका कम होता है, और जैसे ही आकार कम होता है तो आकार कम होने के कारण उसका घूर्णन बल बढ़ जाता है। फिर आगे चलते हैं, तो विकिरण द्वारा ताप ह्रास होने के कारण, किस विधि द्वारा, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसमें ताप का ह्रास किस कारण से होता है, तो विकिरण द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण द्वारा। मान लो कोई पदार्थ है, यानी कि कोई लोहे की छड़ है, मान लो वो गर्म है, तो गर्म है तो वो ठंडी होगी धीरे धीरे, तो किस प्रकार से ठंडी होगी, विकिरण विधि द्वारा। उसमें से जो उष्मा ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो वैसे ही विकिरण द्वारा ताप ह्रास होने के कारण निहारिका शीतल होने लगी, जिस कारण उसका आकार और आयतन, क्या चीजें, आकार और आयतन है वो कम हुआ। आकार छोटा होने के कारण निहारिका की जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाती है, घूर्णन गति में वृद्धि हो जाती है या बढ़ जाती है। अत्यधिक घूर्णन के कारण जैसे जैसे जितना आकार छोटा हो गया होता गया उतना ही उसमें घूर्णन बल है वो क्या होता गया, उसका घूर्णन बल बढ़ता गया। और जैसे ही घूर्णन बल बढ़ता है तो निहारिका में अत्यधिक घूर्णन बल के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, उभार उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पे विपरीत बातें हैं। जैसे कांट का सिद्धांत था उसमें तो जैसे ही आधे देव निर्मित पदार्थ है उसका आकार बढ़ रहा था, उसके कारण वो बताता है कि घूर्णन बल बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाप्लास के सिद्धांत में क्या बात है, यानी कि जैसे ही ये गतिशील निहारिका गर्म अवस्था में थी, जैसे जैसे ठंडी होती है, जैसे जैसे ठंडी होती है तो ठंडी होने के कारण उसका आकार कम होता है, आकार कम होने से उसका घूर्णन बल बढ़ जाता है। अब अत्यधिक घूर्णन बल के कारण उसके ऊपर बाहरी भाग में क्या उत्पन्न हो जाता है, उभार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें तो मध्य भाग में उत्पन्न उभार से घूर्णन गति में वृद्धि के कारण एक छल्ला क्या हो जाता है, निहारिका से अलग हो जाता है। यानी कि ये जो बाहरी भाग बाहर की ओर उभार निकला हुआ है, इसमें से एक छल्ला है अत्यधिक घूर्णन के कारण क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर अलग होकर निहारिका के चारों ओर क्या करने लगता है, ये चक्कर लगाने लगता है। बाहर निकल गया और इसके चारों ओर क्या करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। प्रारंभ में निहारिका में एक छल्ला, प्रारंभ में क्या होता है, एक छल्ला या एक भाग क्या होता है, बाहर निकलता है, और लाप्लास के अनुसार 9 छल्लों में विभाजित हो जाता है। प्रारंभ में जैसे
कांट ने बताया था 9 अलग अलग छल्ले बाहर निकलते हैं, और लाप्लास क्या कहता है, एक छल्ला बाहर निकलता है, और यही छल्ला है वो कितने टुकड़ों में विभाजित होता है, 9 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, 9 ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये सिंपल सा सिद्धांत था किसका, लाप्लास का। तो लाप्लास का सिद्धांत है क्या, तो सिद्धांत का नाम है निहारिका परिकल्पना। तो मुख्य बातें इसमें बहुत ज्यादा बातें नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें, मेन मुख्य बातें आपको याद रखनी है लाप्लास के सिद्धांत के अंदर। यानी सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, यह सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है, तो द्वैतवादी सिद्धांत है। किस प्रकार का सिद्धांत है, द्वैतवादी सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का आधार क्या है, तो इस सिद्धांत का आधार है वो कांट का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन कब किया गया था, तो 1796 के अंदर लाप्लास ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ग्रहों में इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति, जैसे ये कोई निहारिका थी, निहारिका से क्या हो गया, एक छल्ला बाहर निकल गया, उभार उत्पन्न होने के कारण एक छल्ला क्या हो गया, बाहर निकल गया, और यह छल्ला है वो कितने टुकड़ों में विभाजित हो गया है, 9 टुकड़ों में विभाजित हो गया है। उससे क्या बन गए हैं, 9 ग्रह बन गए हैं। फिर बाकी बचा भाग था, यानी कि ग्रहों में ये 9 टुकड़ों में विभाजित हो गया, तो यही प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है किसमें, ग्रहों में। तो उसके कारण यानी कि इससे 9 टुकड़े हुए हैं, और 9 टुकड़ों में फिर वही प्रक्रिया पुनरावृत्ति होती है या पुनः दोहराना होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उपग्रहों का निर्माण होता है। फिर निहारिका के शेष भाग से क्या बना है, सूर्य। ये निहारिका शेष बच गई थी, इससे क्या बन गया, सूर्य बन गया। और ये 9 टुकड़ों में विभाजित हो गया भाग, जो एक छल्ला बाहर निकला था उससे 9 ग्रह बन गए, और इसमें पुनरावृत्ति होती है तो क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं। ये सिद्धांत है किसका, लाप्लास का। फिर इस सिद्धांत की 19वीं शताब्दी में रोस महोदय ने क्या किया है, इस सिद्धांत की में संशोधन किया है। कब किया है, तो 19वीं शताब्दी में किया है। फिर लाप्लास के सिद्धांत का मूल्यांकन की बात करें तो यह सिद्धांत है वो 150 सालों तक प्रचलित रहा है। किस कारण, अपने सरल रूप के कारण। ठीक है, इसके बाद 150 वर्षों के बाद इसकी प्रमाणिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके बाद और बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, यानी कि फिर से चर्चा कर लेते हैं मुख्य बातें क्या है। तो किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम में पहला सिद्धांत कौन सा है, 1 नंबर पे लाप्लास का सिद्धांत है। प्रश्न आता है लाप्लास का सिद्धांत क्या है, तो कौन सा सिद्धांत है, निहारिका परिकल्पना है। और इसका प्रतिपादन कब किया गया था, 1796 के अंदर किया गया था। उसके बाद में इसकी मुख्य बातें क्या है, तो मुख्य बातें शुरू में ही दी गई है, सारी की सारी मुख्य बातें क्या है। तो एक तो प्रश्न आता है इसका प्रतिपादन कब हुआ था, तो प्रतिपादन कब हुआ, अभी 1796 में। पुस्तक का नाम क्या है, एक्सपोजिशन ऑफ ए वर्ल्ड सिस्टम है। फिर प्रेरणा किससे मिली थी, तो शनि ग्रह से मिली थी, क्योंकि शनि ग्रह में क्या पाए जाते हैं, 7 बल्ले पाए जाते हैं। आधार क्या है, कांट का सिद्धांत है, इसका आधार है। कांट के सिद्धांत में 3 दोष थे, 3 दोषों को किसने दूर किया है, तो लाप्लास ने दूर करते हुए, 3 दोषों को दूर करते हुए, कांट के दोषों को दूर करते हुए क्या दिया, अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये मुख्य प्रश्न है, बन सकते हैं। आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत है आपके सिलेबस के अंदर, तो दूसरा यह सिद्धांत कैसा था, अद्वैतवादी सिद्धांत था। कैसा सिद्धांत था, अद्वैतवादी। देखो कुछ इसकी आलोचना है, तो आलोचना के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। आलोचना क्या क्या है इसकी, यानी लाप्लास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं क्या है, तो क्या आलोचनाएं हैं, तो ये देखें जी, ये प्रमुख आलोचनाएं हैं। यानी लाप्लास के सिद्धांत की आलोचना की बात करें तो पहली आलोचना क्या है, यानी निहारिका प्रारंभ में कहां से आई, लाप्लास ने स्पष्ट नहीं किया। क्योंकि लाप्लास ने क्या मान लिया था, ब्रह्मांड में पहले से ही क्या थी, गर्म तप्त अवस्था में, गतिशील अवस्था में निहारिका मौजूद थी, ये मान लिया था। तो विद्वान कहते हैं भी ये निहारिका आई कहां से, इसको स्पष्ट नहीं किया गया। निहारिका में गति कैसे उत्पन्न हुई, तो पहले से लाप्लास ने क्या माना था, पहले से ही क्या थी, गतिशील अवस्था में निहारिका मौजूद थी, ऐसे मान लिया था। तो विद्वान कहते हैं भी इनमें गति कैसे उत्पन्न हुई।
तीसरी बात है, निहारिका से 9 छल्ले ही अलग क्यों हुए, 10 क्यों नहीं हुए, 8 क्यों नहीं हुए, 7 क्यों नहीं हुए, इसको स्पष्ट नहीं कर पाया लाप्लास से, तो ये इसकी क्या है, आलोचना है। फिर चौथी क्या है, निहारिका से निकला एक ही छल्ला 9 टुकड़ों में कैसे विभाजित हो गया। यानी कि जैसे कांट का सिद्धांत है, तो कांट के सिद्धांत में क्या है, 9 अलग अलग छल्ले अलग होते हैं, लेकिन जो लाप्लास का सिद्धांत है उसमें एक ही छल्ला अलग होता है, और उससे कितने टुकड़े हो जाते हैं, तो उसके 9 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 9 टुकड़ों की बात क्यों आ रही है, तो पहले कब, 24 अगस्त, कब की बात है, 24 अगस्त 2006 की बात है। यानी 24 अगस्त 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी मानी जाती थी, तो 9 मानी जाती थी, और 24 अगस्त 2006 के बाद प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। फिर और क्या दोष है इसकी, निहारिका के निरंतर ठंडा होने से उसका आकार छोटा होता है और घूर्णन बल बढ़ता है, और यह क्रम निरंतर जारी क्यों नहीं रहा। यानी आकार उसका, उस जो निहारिका थी उसका आकार निरंतर छोटा क्यों नहीं होता रहा, आगे क्या हुआ उसका, यानी कि और ज्यादा छोटी क्यों नहीं हुई, उसके बारे में भी लाप्लास ने कुछ नहीं बताया। फिर सभी ग्रह एक ही दिशा में घूर्णन करने चाहिए थे, यानी कि जैसे ही छल्ला अलग होता है वो निहारिका के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है या घूमने लगता है। फिर उससे जो ग्रह बने हैं, यानी कि जो छल्ला अलग हुआ था या जो उभार था उससे जो अलग हुआ भाग है, उससे जो ग्रह बने हैं वो एक ही दिशा में घूर्णन करने चाहिए थे, लेकिन पहले पढ़ चुके हैं कौन सा, एक तो शुक्र ग्रह और दूसरा कौन सा, अरुण ग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं। कैसे, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, तो इसको भी लाप्लास है वो स्पष्ट नहीं कर पाया। फिर आगे बात करते हैं 7 नंबर की, तो सभी ग्रहों के उपग्रह एक ही दिशा में घूमने चाहिए, लेकिन बृहस्पति के जो उपग्रह हैं और शनि के उपग्रह हैं वो विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे ये 2 ग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं, वैसे ही बृहस्पति के जो उपग्रह हैं और शनि के जो उपग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं, तो विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसको भी लाप्लास स्पष्ट नहीं कर पाया था। फिर आगे 8 नंबर की बात करें, तो यदि सूर्य निहारिका का अवशिष्ट भाग है, यानी कि लाप्लास ने क्या बताया, जो बचा हुआ भाग था उससे क्या बना था, सूर्य बना है, बचे हुए भाग से क्या बना है, सूर्य बना है। तो यदि सूर्य निहारिका का अवशिष्ट भाग है तो उसमें उभार क्यों नहीं है, उसमें भी उभार होना चाहिए था। लास्ट बात क्या है, 9 नंबर, यह परिकल्पना गणितीय नियमों के विपरीत है, क्योंकि जब घूर्णन बल द्वारा निहारिका का विभाजन हुआ, जैसे ही घूर्णन बल बढ़ता गया तो उससे उभार उत्पन्न हुआ और एक छल्ला क्या हो गया था, बाहर निकल गया था। तो जैसे ही घूर्णन बल द्वारा, किस बल द्वारा, घूर्णन बल द्वारा निहारिका का विभाजन हुआ, तो सूर्य एवं अन्य ग्रहों का कोणीय वेग भी क्या होना चाहिए था, समान होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की ये आलोचनाएं हैं, यानी विभिन्न विद्वानों ने लाप्लास के सिद्धांत की क्या करी है, आलोचनाएं करी है। जो मुख्य आलोचनाएं हैं मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत कौन सा है, तो जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। ये देखिए पहला सिद्धांत पढ़ा है लाप्लास का सिद्धांत। तो लाप्लास का जो सिद्धांत था वो कैसा था, अद्वैतवादी सिद्धांत था। अब दूसरा सिद्धांत है, यानी कि अद्वैतवादी सिद्धांतों में आपके एक ही सिद्धांत है, किसका, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। दूसरा सिद्धांत कौन सा है आपके सिलेबस में, तो दूसरा सिद्धांत है वो है जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। 2 नंबर पे कौन सा सिद्धांत है, जेम्स जीन का। जेम्स जीन की कौन सी परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना। यानी कि परिकल्पना का नाम क्या है, ज्वारीय परिकल्पना। यानी प्रश्न आता है ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो उत्तर क्या करोगे, जेम्स जीन ने। फिर जेफ्रीज महोदय ने क्या किया है, इसमें संशोधन किया था, कब किया था, 1929 में किया है। देखिए इसका सिद्धांत क्या है, तो जेम्स जीन के सिद्धांत का नाम क्या है, ज्वारीय परिकल्पना है। यानी कि प्रमुख नाम क्या है सिद्धांत का, तो ज्वारीय परिकल्पना। प्रतिपादक कौन है, किसके, तो ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है, तो जेम्स जीन है।
फिर इसकी व्याख्या कौन करता है? तो जेफ्रीज करता है। फिर इसका प्रतिपादन कब किया गया? तो कब किया गया? तो 1919 में किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स जीन के द्वारा। संशोधन कब किया गया? तो 1929 में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? जेफ्रीज के द्वारा किया गया था। फिर आगे बात करते हैं इसके सिद्धांत के अंदर। ब्रिटिश विद्वान कहां का था? ब्रिटिश विद्वान कहां का विद्वान था? यानी ब्रिटेन का था। ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन है वो कब किया है? 1919 में किया है। जेफ्रीज महोदय ने इसमें संशोधन किया है। कब किया है? 1929 में किया है। जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना कौन सी है? किस प्रकार की परिकल्पना है? तो द्वितारक परिकल्पना है। कितने तारों से मानती है उत्पत्ति? तो द्वितारक परिकल्पना या द्वैतवादी। द्वैतवादी परिकल्पना कितने तारों से उत्पत्ति मानती है? तो दो या दो से अधिक। कितने तारों से मानती है? दो या दो से अधिक तारों से ब्रह्मांड की या पृथ्वी की उत्पत्ति मानती है। आगे बात करते हैं इसके सिद्धांत के बारे में। तो जेम्स जीन ने ग्रहों की उत्पत्ति किससे मानी है? एक तो जेम्स जीन ने ग्रहों की उत्पत्ति है साथी तारे, यानी एक दो तारे थे। कितने तारों से मानी है? दो तारों से। इसलिए क्या कहलाती है? द्वैतवादी परिकल्पना कहलाती है। एक का नाम क्या था? साथी तारा था। ठीक है। दूसरा कौन सा तारा था? तो सूर्य था। यानी एक तारा तो ब्रह्मांड में क्या था? सूर्य था। और उसके पास में आता है कौन सा? दूसरा तारा। और पास में आता है और यहां से इसके पास से गुजरता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है? सूर्य में ज्वार उत्पन्न हो जाता है और ज्वार उत्पन्न होने से एक भाग है वो अलग हो जाता है। तो ये इसका सिद्धांत है। किसका? जेम्स जीन का। तो ज्वार उत्पन्न होने के कारण ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इसके कारण इसकी सिद्धांत का नाम ही क्या है? ज्वारीय परिकल्पना है। तो कितने तारों से उत्पत्ति मानी है? दो तारों से। कौन कौन सा है? एक तो सूर्य है, दूसरे का नाम क्या है? साथी तारा है। फिर आगे बात करें तो सूर्य में उत्पन्न ज्वार से अलग हुए। देखिए दोबारा बता देता हूं मैं सारा सिस्टम क्या है इसका सिद्धांत। किसके सिद्धांत की बात कर रहे हैं? तो जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में बात कर रहे हैं। तो जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना यानी कि ज्वार उत्पन्न होने से क्या हुआ है? ग्रहों की उत्पत्ति हुई है या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो कितने तारों से मानी है? दो तारों से मानी है। दो तारे कौन कौन से हैं? तो पहला तारा तो है भाई सूर्य। पहला तारा तो क्या है? ये लो जी सूर्य। पहला तारा कौन सा है? सूर्य है। पहला तारा है सूर्य। यानी कि एक तो तारा था सूर्य और दूसरे तारा का नाम क्या था? साथी तारा। अब ये साथी तारा क्या था? बहुत ज्यादा विशाल था। किससे? सूर्य से। यानी कि ये तारा है वो सूर्य से क्या था? बड़ा था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विशालकाय तारा, जो सूर्य के पास से गुजरता है। यानी दो तारे पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद थे। एक तारे का नाम क्या था भाई? सूर्य था। ये तो तारा मान लो क्या था? सूर्य था। ये सूर्य है और इससे भी बड़ा एक तारा क्या है? ये है ये बड़ा तारा है। कौन सा? साथी तारा। इसको बोलते हैं साथी तारा। ये दो तारे ब्रह्मांड में मौजूद थे। अब ये साथी तारा है वो सूर्य के पास से गुजरता है। कहां से गुजरता है? सूर्य के पास से गुजरता है। ये तो हो गया जी सूर्य। ये क्या है? सूर्य। और ये साथी तारा। ये साथी तारा। तो दो तारे थे। एक तो सूर्य था, दूसरा कौन सा था? साथी तारा था। और ये क्या हो रहा था? ये धीरे धीरे सूर्य के नजदीक आता जा रहा था। ठीक है। अब नजदीक आने के कारण क्या होता है? इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी साथी तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के अंदर एक ज्वार उत्पन्न होता है। और ज्वार उत्पन्न होने से एक भाग है वो सूर्य से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। किस कंडीशन में अलग हो जाता है? जब ये निकटतम होता है। यानी साथी तारा जब सूर्य के एकदम निकटतम होता है तो उस कंडीशन में एक भाग सूर्य से अलग हो जाता है और अपने परिक्रमण कक्ष में ये तारा आगे निकल जाता है, जिसके कारण अलग हुआ भाग है वो ना तो इस साथी तारे के साथ जा पाता है और ना ही सूर्य में मिल पाता है। तो इस अलग हुए भाग को क्या नाम दिया गया था? तो फिलामेंट कहा गया था। ये प्रश्न आता है
कि फिलामेंट किसे कहते हैं। जो सूर्य से ज्वार उत्पन्न होने के कारण जो भाग बाहर निकला था उसे क्या नाम दिया गया था, फिलामेंट दिया गया था। फिर फिलामेंट का क्या होता है, विभाजन होता है। इसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और विभाजन होने के कारण इसके बाहरी भाग में तो ये पतला है, बाहरी भाग से इसके कारण बाहरी और छोटे ग्रह बनते हैं, और मध्यवर्ती भाग में मोटा ज्यादा है, तो इसके कारण मध्यवर्ती भाग में क्या है, बड़ों ग्रहों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से छोटे और बड़े ग्रह क्रम में बनते हैं। किससे बनते हैं, तो फिलामेंट से बनते हैं। यानी कि फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति किसने स्पष्ट की है, यह प्रश्न आ सकता है। तो किसने की है, जेम्स जीन ने की है। किसने बताई है, जेम्स जीन ने फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति को क्या किया है, स्पष्ट किया है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या है, ज्वारीय परिकल्पना नाम है, और कब दिया था, 1919 में दिया था, और व्याख्या किसने की है, तो जेफरीज ने की है, और कब की है, 1929 में की है। तो कैसे हुई, तो दो तारों से उत्पत्ति हुई है। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, द्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं। कौन सी परिकल्पना कहते हैं, द्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं। अब इसके सिद्धांत में और क्या मुख्य बातें हैं उसमें चर्चा करते हैं। तो अपनी संकल्पना की पुष्टि के लिए, किसके लिए, अपनी संकल्पना की पुष्टि के लिए क्या किया है, अपनी संकल्पना की पुष्टि के लिए जेम्स जीन ने कुछ कल्पित तथ्य माने हैं जो निम्न है। क्या माना है, यानी सिद्धांत प्रस्तुत करने से पहले जेम्स जीन ने क्या माना है कि सौर मंडल में, किसमें, सौर मंडल में, या सौर मंडल का निर्माण एक तो सूर्य और दूसरा कौन सा, साथी तारा के क्या है, संयोग से हुआ है। प्रारंभ में सूर्य कैसा था, तो विशालकाय गैस का गोला था। ये क्या है, इसके मानने की कल्पनाएं हैं। किसकी मानी गई कल्पनाएं हैं, तो जेम्स जीन की मानी गई कल्पनाएं हैं। यानी कि इसने मान लिया कि दो तारे ब्रह्मांड में थे, एक तो सूर्य था, दूसरा कौन सा था, साथी तारा था। सूर्य क्या था, एक गैस का गोला था। फिर सूर्य के साथ ही अन्य विशालकाय तारा ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद था, जो निरंतर सूर्य के निकट आता जा रहा था। ये तारा है, पहले से ही ब्रह्मांड में था, और सूर्य के क्या हो रहा है, निकट आता जा रहा है। ये कल्पनाएं हैं किसकी, जेम्स जीन की। सूर्य अपने स्थान पर ही स्थित रहता है, लेकिन कैसी अवस्था में, घूर्णनशील अवस्था में था। और साथी तारा इसके नजदीक आता गया। साथी तारा है, आकार में सूर्य से बहुत बड़ा था, इसके कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या था, ज्यादा था। और पास आते साथी तारे की ज्वारीय शक्ति यानी कि इस पे जो गुरुत्व बल लगता है उसके कारण इस पे जो ज्वार उत्पन्न होता है, तो वो क्या है, इसकी ज्वारीय शक्ति कहलाती है। यानी सूर्य में उत्पन्न पास आते साथी तारे की ज्वारीय शक्ति के प्रभाव से सूर्य की 22 सतह पर क्या हो जाता है, उभार उत्पन्न हो जाता है, और बाद में बहुत बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है। और ज्वार से क्या होता है, एक फिलामेंट अलग हो जाता है, उससे क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये कल्पनाएं कुछ मानकर जेम्स जीन ने अपने सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। अब जेम्स जीन के सिद्धांत की व्याख्या तो वही व्याख्या है, ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं इसके अंदर। तो प्रमुख बातें क्या है, देखिए ये बता देता हूं मैं। प्रमुख बातें क्या है, तो फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति। तो किससे उत्पत्ति मानी है, फिलामेंट से। अब फिलामेंट कैसे उत्पन्न हुआ, तो फिलामेंट है वो जैसे ये चित्र में दिया गया है। मान लो ये सूर्य है और ये साथी तारा है। जैसे जैसे इस कक्ष के अंदर ये पास में आता गया, तो पास में आने के कारण इसमें क्या हो गया, ज्वार उत्पन्न हो गया है। और ज्वार उत्पन्न होने के कारण धीरे धीरे जब एकदम निकटतम स्थिति में पहुंचता है, तो एक पूरा का पूरा भाग क्या हो जाता है, सूर्य से अलग हो जाता है, जिसका क्या नाम दिया गया था, फिलामेंट दिया गया था। अब इस फिलामेंट का जब विभाजन होता है तो 9 टुकड़ों में बंट जाता है, जिससे क्या होता है, 9 ग्रहों का निर्माण होता है। और ये क्या है, किनारों पे तो पतला है और मध्य भाग में क्या है, मोटा है। इसके कारण किनारों पे तो छोटे ग्रहों का निर्माण होता है और बाहरी भाग में क्या होता है, बड़े ग्रहों का निर्माण होता है। तो यही प्रमुख सिद्धांत है किसका, जेम्स जीन का। फिर इसका ये मुख्य बातें किस प्रकार से ये ग्रह अलग हुए हैं, तो उनकी बात करें तो कैसे अलग हुए हैं, ये देख लीजिए। जो क्रम है, किस प्रकार का क्रम है, यानी ग्रहों के आकार के क्रम की समस्या का समाधान। यानी कि
जेम्स जीन ने क्या कर दिया अपने सिद्धांत में, जेम्स जीन का जो सिद्धांत था उसमें ग्रहों के क्रम की समस्या का क्या कर दिया, समाधान कर दिया। कैसे किया है, मान लो ये क्या है, फिलामेंट है जो सूर्य से क्या हुआ था, अलग हुआ था, और इसका आकार देखिए कैसा है, तो मध्य से बहुत मोटा है और किनारों पर ये क्या है, पतला है। तो वर्तमान में जो ग्रह है वो ऐसे ही है, जैसे बुध छोटा ग्रह है और इधर वरुण भी क्या है, छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। तो मध्य में कौन सा बना है, बृहस्पति बना है। किनारों पर क्या बने हैं, छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, तो इस फिलामेंट से हुआ है। यही स्पष्ट करना चाह रहा है कौन है, जेम्स जीन। आगे चलते हैं, तीसरा प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो बिग बैंग सिद्धांत है। आपके सिलेबस के अंदर तीसरा प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, बैंग सिद्धांत है। और बिग बैंग सिद्धांत क्या है, तो वर्तमान में सबसे प्रमाणित सिद्धांत कौन सा है, तो बिग बैंग सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत है। देखिए अब तक हम दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं। दो सिद्धांत में पहला था अद्वैतवादी में, आपके पाठ्यक्रम में 3 ही टोटल सिद्धांत है। तो पहला अद्वैतवादी सिद्धांत था। अद्वैतवादी में किसका सिद्धांत लगता है आपके सिलेबस में, तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना लगती है। दूसरा द्वैतवादी सिद्धांत में किसका सिद्धांत लगता है, तो जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना लगती है। फिर अब नवीन आधुनिक युग में जो सिद्धांत आया है उसका नाम क्या है, बिग बैंग सिद्धांत है। तो वर्तमान में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करने वाला प्रमाणित सिद्धांत है उसका नाम क्या है, बिग बैंग सिद्धांत है। इसलिए ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया है। कब किया था, 1894 से 96 के मध्य किया है। फिर इसकी व्याख्या किसने की है, तो रॉबर्ट वेगोनेर ने, और मॉर्गन और मूरे भी इसकी व्याख्या करने में क्या रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत पूछ ले, इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो जॉर्ज लेमेटियर ने किया है। फिर व्याख्या करने वाला विद्वान कौन है, तो रॉबर्ट वेगोनेर, वेगनर नहीं है ये, कौन सा है, वेगोनेर। फिर और कौन इसके सहयोगी थे, तो मॉर्गन मूरे था। इसका बिग बैंग सिद्धांत का उपनाम क्या है, तो उपनाम इसे महाविस्फोटक सिद्धांत या विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत भी कहते हैं। प्रमुख सिद्धांत में इसमें क्या वर्णन है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1894 में, कब की बात है, 1894 में, 1894 में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कहां का था, बेल्जियम का निवासी था। कौन, ये जॉर्ज लेमेटियर ने किया था। यानी बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1894-96 में किसने किया है, बेल्जियम के निवासी जॉर्ज लेमेटियर ने किया। प्रश्न आता है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो प्रतिपादक जॉर्ज लेमेटियर है। फिर इसकी व्याख्या करने वाला रॉबर्ट वेगोनेर है। फिर इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई है, 15 अरब वर्ष से पहले हुई है। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने समय पहले हुई थी, 15 अरब वर्ष पहले, या फिर आज वर्तमान में मान्य कौन सा है, 13.7 अरब वर्ष है। वर्तमान में कौन सा मान्य है, 13.7 अरब वर्ष से पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानते हैं। कौन मानता है, तो नासा ने कब 2013 में, 2001 में एक मैप नामक उपग्रह भेजा था, उसकी सहायता से यह प्रमाणित कर बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने समय पहले हुई थी, 13.7 अरब वर्ष से पहले। और बिग बैंग सिद्धांत क्या बताता है, 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। प्रारंभ में क्या है, अब इसके सिद्धांत में क्या है, देखिए प्रमुख रूप से इसके सिद्धांत में कोई ज्यादा बातें है नहीं, तो मुख्य मुख्य बातों के बारे में बात कर रहे हैं अपने, ये लीजिए, इतना ही सिद्धांत है इसका। क्या बातें हैं मुख्य, कि कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो बिग बैंग सिद्धांत की बात कर रहे हैं। बिग बैंग सिद्धांत है जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए यहां से प्रारंभ में, यानी कि शुरू के अंदर क्या हुआ है, प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड है वो इलेम नामक छोटे से बिंदु पर केंद्रित था, जिसमें अत्यधिक संकेंद्रण के कारण आकस्मिक विस्फोट होता है। यानी पहले छोटा सा केंद्र था, उसके कारण उसके चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मांड
विस्तृत था और उसमें क्या हो जाता है, आकस्मिक यानी अचानक विस्फोट हो जाता है, जिसे महाविस्फोट की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस महाविस्फोट के बाद क्या होता है, समय, स्थान और वस्तु का आविर्भाव होता है या इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। फिर संपूर्ण पदार्थ है वो चारों ओर क्या हो जाता है, बिखर जाता है। पहले तो इलेम नामक कण था, उसके चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मांड है वो इकट्ठा होने लगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, अचानक अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, यानी कि जो अणु है वो बहुत पास पास आ जाते हैं जल्दी, और अत्यधिक क्या होता है, उसमें संकेंद्रण हो जाता है, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जिसे किसकी संज्ञा दी जाती है, महाविस्फोट की संज्ञा दी जाती है। फिर महाविस्फोट होने से ये सारा पदार्थ ब्रह्मांड में पुनः क्या है, बिखर जाता है। पूरा का पूरा पदार्थ क्या है, ब्रह्मांड में बिखर जाता है। इसी कारण इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। इस बिखरे हुए पदार्थ से, कौन से पदार्थ से, जो विस्फोट के बाद बिखर गया था, इस बिखरे हुए पदार्थ से आद्य पदार्थ की, इस बिखरे पदार्थ को किसकी संज्ञा दी जाती है, तो आद्य पदार्थ की संज्ञा दी जाती है, जो अलगाव के कारण किसमें बदल गया, काले पदार्थ या फिर डार्क मैटर में बदल गया। जो पदार्थ बिखरा था, ये बिखरा हुआ पदार्थ है, बाद में किसमें बदल जाता है, आद्य पदार्थ में या फिर डार्क मैटर में या काले पदार्थ में बदल जाता है। और इस काले पदार्थ के समूहन से अब पुनः इस काले पदार्थ का अलग अलग केंद्रों पर क्या होने लगता है, समूहन होने लगता है, और समूहन होने से अनेक ग्रहों, उपग्रहों और शुद्ध ग्रहों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ये कौन स्पष्ट करता है, तो बिग बैंग सिद्धांत स्पष्ट करता है। इस काले पदार्थ के समूहन से ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत वर्तमान में सर्वमान्य है। यह सिद्धांत वर्तमान में क्या है, सर्वमान्य है, और वर्तमान में इस पे अध्ययन क्या है, जारी है। और इसके अध्ययन हेतु 2001 में नासा ने कौन सा उपग्रह भेजा था, तो मेप नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। इससे पृथ्वी की आयु, इसके द्वारा पृथ्वी की आयु कितनी बताई गई है, तो 4.6 या 4.5 भी आ सकता है, 4.5 या 4.6 अरब वर्ष पहले मानी गई है। किसकी उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो आपके पाठ्यक्रम में ये 3 प्रमुख सिद्धांत थे, जिसमें कौन से सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, किसमें क्या खास बातें हैं, किस पे आधारित है। तो ये प्रमुख 3 सिद्धांत थे। तो तीसरा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। आगे चौथे टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।